गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलो, सभी को आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग। चलो, तब तक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जब तक सभी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ठीक है, चलो बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? सही है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। यदि तुमसे मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा जाए तो बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स का यदि यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा? यूनिट, रिप्रेजेंटेशन नहीं। वैष्णवी, रिप्रेजेंटेशन नहीं, यूनिट। वेबर। बिल्कुल सही है। चलो, और बताओ। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैराड। चलो, बहुत अच्छा। मतलब याद किया है सभी ने? सभी ने याद किया हुआ है, बोलो क्लियर है। तो अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा? यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अब इसका जो सेकंड पोर्शन है वो आता है, और वो क्या होता है? डायमेंशन। सेकंड पोर्शन क्या है? डायमेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, डायमेंशन। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। और इसका यूनिट क्या होता है? वेबर। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो। ठीक है, जब इसका चैप्टर आएगा तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें, लेकिन अभी के लिए इतना ही। फाई इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, चलो, और स्टार्ट करते हैं। और अब हेडिंग डालो डायमेंशन। यूनिट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, यूनिट सीख भी ली। नेक्स्ट हेडिंग डालो डायमेंशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालो? डायमेंशन। ठीक है, पहले इसमें के बारे में मैं लिखा देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। तो इसमें लिखना है, डायमेंशंस आर द पावर। डायमेंशंस आर द पावर to which a fundamental quantity, a fundamental quantity is raised
quantity is raised to represent to a physical quantity, to represent a physical quantity। पहले एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ के देखो, फिर मैं इसे समझाऊंगा। पहले इस डेफिनेशन को सभी पढ़ के देखो। क्या लिखा हुआ है? डायमेंशंस आर द पावर टू which a fundamental quantity is raised to represent a physical quantity। बोलो क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? डेफिनेशन पढ़ लिया सभी ने? चलो अब इसका मीनिंग समझते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं। यदि मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि फोर्स। क्या फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन? बोलो। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? तो क्या मास का यूनिट तो होगा केजी। मास का यूनिट तो क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? ठीक है। अब यदि इसका यूनिट है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पर केजी की पावर 1 है? बोलो। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पर केजी की पावर कितनी है? 1। यानी कि मास की पावर कितनी है? 1। मास की पावर कितनी है? 1। क्या मीटर की पावर भी 1 है? बोलो। मीटर की पावर भी कितनी है? 1। क्या मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को? तो लेंथ की पावर कितनी है? 1। और क्या नीचे है सेकंड स्क्वायर? नीचे क्या है? सेकंड स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ? यहाँ पर टाइम की पावर है -2। फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, मास लेंथ और टाइम। तो क्या मैं यही लिखूंगा? बोलो क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? पावर को। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर कितनी है? 1। और टाइम की पावर कितनी है? -2। बोलो क्लियर है? ये क्या बन जाता है? डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये क्या बन जाता है? डायमेंशन ऑफ फोर्स। बोलो क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्योंकि सेकंड डिवाइड में है। देखो सेकंड डिवाइड में है। यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? बोलो। चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया नोट सभी ने? बोलो। क्या सभी ने नोट कर लिया? डायमेंशन, डीएफ मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स। डीएफ का मतलब क्या है? डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब उतना बड़ा कौन लिखेगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, तो डायमेंशन का क्या ले लिया? डी। और फोर्स का क्या ले लिया ब्रैकेट में? एफ। बोलो क्लियर है?
चलो बड़े आगे। चलो अब तुमसे यदि मैं पूछता हूं, उससे पहले रोहन तुमने अब तक नहीं लिखा। ऋषिकेश लास्ट में बोलते हो तुम हमेशा। रुको मैं अगले एग्जाम्पल पे समझाऊंगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे मैं दोबारा समझा दूंगा। हो गया। चलो अब यदि मुझसे रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, पहले तो ये समझो। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो ध्यान से देखना। तो जो मास है, कौन है मास, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। डायमेंशनल फॉर्म में मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल। बोलो क्लियर है। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। करंट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। बोलो क्लियर है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। टेम्परेचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल ही लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। शॉर्ट करने के लिए MOL लिख देते हैं। शॉर्ट करने के लिए क्या लिख देते हैं, MOL। और लास्ट बचता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CD। बोलो क्लियर है। नोट करो सभी, सभी नोट करो। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। लेंथ को कैपिटल एल से। टाइम को कैपिटल टी से। करंट को कैपिटल आई से। टेम्परेचर को थीटा से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल ही लिखते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को CD से। बोलो क्लियर है। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यदि तुमसे पूछा जाए फाइंड द, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं नोट करना। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। तुम्हें कुछ क्वांटिटी दे रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, उन सभी का तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, पहला
वर्क, दूसरा कोफिशिएंट। सर व्हाट इज अहेड ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था उससे पहले, और उसका यूनिट था मोल। उसका क्या था? मोल। किसका सिंबल? अमाउंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। सी डी, कैपिटल सी और स्मॉल डी। चलो पहला हो गया वर्क डन, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्ड पावर। सभी लोग सॉल्व करो इनको। छह का आंसर बताना है तुम्हें। हो गए पांच, हो गए। चलो पहले तुम लोग सॉल्व कर लो, तुम्हें मैं पूरे 6 मिनट देता हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है? उसके बाद फिर सभी को मैं डिस्कस करूंगा, एक से एक 1 to 6 तक। तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिसके भी जो भी है। ठीक है? चलो सभी सॉल्व करो और आंसर बताओ सभी का। तुम्हारे पास यूनिट लिखा हुआ है हर किसी का। चलो सभी सॉल्व करो और आंसर बताओ। 6 का। लास्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो वर्क है। आंसर बताओ सभी। तुम्हारे पास 5 मिनट बाकी है, सभी आंसर फाइंड आउट करो। 5 मिनट है सभी के पास, 5 मिनट कंप्लीट। मैंने क्या पूछा है?
दिव्या, मैंने डायमेंशन पूछा है, मुझे अभी यूनिट से कोई मतलब नहीं है, मुझे डायमेंशन से मतलब है। बताओ सभी। करो सभी, 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी हैं, सभी सॉल्व करो। सभी का 2 मिनट बाकी है। डायमेंशन बताना है प्रशांत, डायमेंशन बताना है। गलत है दिव्या, कैपेसिटेंस का गलत है। बताओ, 1 मिनट बाकी है। M-1 A2 T4L-3, क्या बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता है, उसकी डायमेंशन होती है। चलो, देखो मैं बताता हूँ अब। सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन पर। सबसे पहले किस पर बात करते हैं? वर्क डन पर। क्या वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? बोलो। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, क्लियर है?
अब ध्यान से सुनना, क्या डायमेंशन ऑफ वर्क ये होगा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बोलो, क्लियर? डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है m1l1t-2। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है m1l1t-2। और डायमेंशन ऑफ एस क्या होगा, क्या L1। एम की पावर तो 1, क्या एल की पावर तुम्हें यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी कितनी 1? क्या मैं लिख सकता हूँ एल की पावर 2? बोलो, ये क्लियर है? बताओ सभी, क्लियर है? और क्या टाइम की पावर आएगी -2? बोलो, क्लियर सभी को? LMT4 MA होता है ना? कैसे? m1l1t-2 होता है ना? m1l1t-2 होता है। हाँ, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो MA होता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो MA होता है, वहां से मैंने उसका डायमेंशन निकाल लिया, m1l1t-2। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है, L1। मेरे समझ में नहीं आ रहा रोहन, क्या बोल रहे हो? LMT फॉर्म कौन सा होता है? तो मास लेंथ और टाइम मैंने वही तो लिखा है। जो डायमेंशन है वो तो इसी की फॉर्म में होता है, लेकिन डायमेंशन ऑफ वर्क डन, क्या वो डायमेंशन ऑफ फोर्स और डायमेंशन ऑफ एस के मल्टीपल के इक्वल ही तो रहेगा? इंटरनेशनल LMT फॉर्म फॉलो होता है। LMT मतलब क्या है, लेंथ मास और टाइम। LMT का सिंपल मीनिंग क्या है, लेंथ मास और टाइम। तो एक बात बताओ, यदि हम एल को आगे और पीछे कर दें तो क्या कोई फर्क आता है? फिर जब सब चीज मल्टीप्लाई में है तो क्या फर्क आएगा? LMT मतलब क्या होता है, लेंथ कंसीडर करो, मास और फिर टाइम। या उसको ऐसे कर लो, मास कंसीडर करो फिर लेंथ करो फिर टाइम करो, उससे कोई फर्क नहीं आता है। बोलो, क्लियर है? अब यदि मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, L2m1t-2। क्या अभी भी हर किसी की पावर तो सेम आ रही है? हर किसी की पावर तो क्या आ रही है, सेम। तो जब भी तुमसे पूछा जाएगा एनर्जी वर्क डन में मास की पावर कितनी है, क्या हमेशा 1 ही बोलोगे? लेंथ की पावर 2, क्या टाइम की पावर -2 ही बोलोगे? ये तो चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? चलो, अगला देखो, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यदि तुम्हें इसका यूनिट याद है तो क्या इसका यूनिट आया था किलोग्राम अपॉन मीटर अपॉन सेकंड? बोलो, क्या इसका यूनिट आया था किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड? बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पर किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। तो डायमेंशन ऑफ ईटा, किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, तो मास की पावर 1।
अपॉन मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को तो एल की पावर 1, सेकेंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को तो टाइम की पावर 1। क्या ओवरऑल आंसर हो गया m1 L-1 T-1। बोलो क्लियर। m1 L-1 T-1 हर वन सही है। कैसे भी लिख लो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को। जिसने नोट नहीं किया है ये दोनों नोट कर सकते हो। जिसने नोट नहीं किया है वो दोनों नोट कर लो। हो गया, चलो अब आगे। नेक्स्ट क्या है, पावर। नेक्स्ट क्या है, पावर। पावर कैसे डिफाइन की थी मैंने, बताओ। क्या वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। बोलो क्लियर है। तो डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ वर्क डन अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ टाइम, बोलो क्लियर है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन क्या होती है, m1 L2 T-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम कितना, T1। बोलो क्लियर। बताओ क्लियर है सभी को। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा m1 L2 T-3 m1 L2 T-3। बोलो क्लियर है। चलो ऐसे ही फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, बोलो। फोर्थ क्या था, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, हाँ यूनिट से इसका आंसर नहीं आएगा, फॉर्मूले से आएगा। देखो कैसे, E इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। तुम्हें ये पता है ए क्या होता है, एरिया एप्सिलॉन नॉट डी। तो पहले एप्सिलॉन नॉट का निकालो, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यदि ये आ गया तो आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। जो डायमेंशन ऑफ सी है वो रहेगा डायमेंशन ऑफ एरिया इंटू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। बोलो क्लियर। अब डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, सी इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन डायमेंशन ऑफ डी। बोलो क्लियर है। अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला जो लिखाया था वही लिखा है। क्लियर है। अब यूनिट इसका जो होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर।
अब ध्यान से देखना, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा कि जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है वो आया हमारा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बहुत ध्यान से देखना, कूलम्ब स्क्वायर, क्या कूलम्ब चार्ज का यूनिट है? और चार्ज किससे बना है? करंट और टाइम से। बोलो क्लियर है? चार्ज किससे बना है? करंट और टाइम से। तो एम्पियर इंटू टाइम का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन, क्या न्यूटन बना है फोर्स से? न्यूटन किससे बना है? फोर्स से। और मीटर स्क्वायर, क्या डायमेंशन ऑफ मीटर स्क्वायर तो लिख सकते हो? बोलो क्लियर है यहां तक सभी को? यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा तब मत पूछना। अभी किसी को कोई डाउट है? बोलो, अभी किसी को कोई डाउट है? अभी नोट मत करो पायल, पहले समझ लो, मैं बता दूंगा, नोट कर लेना, तब तो क्या परेशानी। यदि तुमने देखा हो Q, Q इजिकल टू क्या I इंटू टी होता है। तो जो मैंने कूलम्ब लिखा था इसका यूनिट, क्या वो कूलम्ब आया था एम्पियर इंटू टाइम से? हमें सारी क्वांटिटी को किसने रिप्रेजेंट करना होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी में। और चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बोलो क्लियर है? चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बोलो क्लियर? तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है? टाइम इंटू करंट। तो इसीलिए कूलम की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? एम्पियर इंटू टाइम का होल स्क्वायर। एम्पियर इंटू टाइम की जगह सेकंड लिख लो, सेकंड का होल स्क्वायर। न्यूटन किसके लिए? फोर्स के लिए। और मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखना, क्या एम्पियर का जो डायमेंशन होता है वो आई होता है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। तो आई इंटू टी का होल स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ फोर्स, क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स आएगा? m1 L1 T-2 इंटू मीटर स्क्वायर, क्या ये एल स्क्वायर आ गया? ओवरऑल आंसर क्या आ गया? आई की पावर 2, टी की पावर 4, एम की पावर -1, एल की पावर -3। ये होता है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सभी अच्छे से देख लो, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिएटिविटी का डायमेंशन क्या है? M-1 L-3 I2T4। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर सभी को? चलो, तो अब ध्यान से देखना, रोहन क्या हुआ? मैंने क्या लिखा? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ चार्ज का स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ फोर्स, और डायमेंशन ऑफ मीटर स्क्वायर। क्या यही लिखा है? क्योंकि उसका फॉर्मूला वही है, एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या जो चार्ज का रियल में हम जब यूनिट लिखेंगे तो क्या एम्पियर इंटू सेकेंड लिखना पड़ेगा? क्योंकि चार्ज का कूलम जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है? करंट और टाइम। बोलो क्लियर? तो करंट इंटू टाइम यानी आई इंटू टी। करंट को किससे रिप्लेस करोगे? आई से। और टाइम को किससे? टी से। तो आई इंटू, का। बोलो क्लियर है? 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 बोलो क्लियर है?
अब डायमेंशन ऑफ फोर्स तुम्हें पता है कितना होता है, m1l1t डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, m1l1t-2। और डायमेंशन ऑफ मीटर, क्या मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो मीटर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल स्क्वायर को। बोलो क्लियर है। क्या अब तो मैंने इनको सिर्फ डिवाइड किया है, उसके बाद तो सिर्फ मैंने क्या किया है, डिवाइड किया। m1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। l नीचे कितना है, 3, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -3। करंट सिर्फ ऊपर है कितना, 2। और टाइम नीचे -2 है और ऊपर 2, क्या ऊपर जाके +4 हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलो, ये तो आया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें किसका डायमेंशन चाहिए, सी का। तो डायमेंशन ऑफ सी इजिकल टू क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ एरिया इंटू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन डायमेंशन ऑफ डी। तो डायमेंशन ऑफ एरिया होता है एल स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट m-1 l-3 I2T4 अपॉन डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस L1। L1 से L1 गायब, यहाँ पर कितना बचा, 1। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, m-1 l-2 I2T⁴। बोलो क्लियर है। सभी को, हाँ अब नोट करना चाहे जो नोट कर सकता है, अब नोट कर लो। अब सभी नोट करो यहाँ से, सभी नोट करो। नोट करो सभी। नोट कर लिया, बोलो। ये पेज नोट हो गया सभी का। रोहन थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, रोहन चेतन स्पीड बढ़ाओ अपना। चल, हो गया, बढ़े आगे। चलो अब ये लिखो, और याद रखना डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है, m-1 l-3 I2T4। बोलो क्लियर। हो गया, बढ़े आगे, बोलो आगे चले। चलो,
नोट कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चलो, अब नेक्स्ट कौन सा है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। क्या मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला लिखाया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट? बोलो। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ मैं इससे मैं ये लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इंटू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और सी क्या रहता है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट। सी यहाँ पर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसका ये आएगा, ये आ जाएगा मीटर एल स्क्वायर अपॉन सेकेंड टी स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? जो डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। बोलो, क्लियर? चलो, अब 1/, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट मैं निकाल चुका हूँ? कितना? m-1 L-3 I2T4। बोलो, क्लियर है? क्या ये मैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अभी निकाला है? तो मुझे यदि डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट चाहिए, मुझे यदि क्या चाहिए? डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। क्या डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू m-1 L-3 I2T4। बोलो, क्लियर है? और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? m1 L1 I-2 T-2। ये आंसर क्या आ गया? m1 L1 I-2 T-2। बोलो, क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को? नोट करो। मैंने क्या बोला? हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, कौन सा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट लिख सकता हूँ। तो सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन आएगा L/T। लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। बोलो, क्लियर? तो 1/डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट हमें पता है। तो यदि हम म्यू नॉट को उधर ले जाएं और सारी क्वांटिटी को इधर रखें तो मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? m1 L1 T-2 I-2। बोलो, क्लियर? चलो, नोट करो सभी।
सभी नोट करो। कर लिया? बोलो। चलो अब लास्ट बचता है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और क्या हम लोगों ने एक फॉर्मूला इसके ऊपर भी पढ़ा था कि जो के होता है या एप्सिलॉन नॉट होता है वो 1/4 पाई के। बोलो। या इसका उल्टा लिख लो, के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है? के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर? तो जो डायमेंशन ऑफ के होगा, क्या वो होगा 1/डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वो क्या होगा 1/डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यानी 1/डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना? 1 मिनट, M-1 L-3 I2 T4। तो आंसर आएगा M1 L3 T-4 I-2। ये लो। नोट कर लिया अतर? चलो ये नोट करो सभी। सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का नोट करो। बोलो क्लियर है सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट? बताओ सभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्लियर है? सर फोर क्या है? कौन सा फोर कहाँ गया? फोर तो एक नंबर है ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। नंबर्स का कभी डायमेंशन होता है? फोर और फाइव क्या नंबर है? नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे सभी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हेडिंग डाल दो सभी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डाल दिया? चलो अब इसमें हमें दो रूल डिस्कस करने हैं। रूल वन कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल नंबर वन क्या कहता है? वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी we cannot add or subtract those physical quantities which are having different dimension, which are having different dimension।
स्क्रीन इज नॉट क्लियर, या तो स्क्रीन दिखाई नहीं देगा। देखो क्या होता है रूल नंबर 1, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज क्वांटिटी विच आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। यदि मैंने लिखा है कभी भी c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये करेक्ट है। यदि ये कैसा है, करेक्ट, c इज इक्वल टू ए प्लस बी कैसा है, करेक्ट, तो हमें डायमेंशन ऑफ सी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, और बी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। एडिशन के केस में हमें तो सही होनी रहती है। बोलो क्लियर है कि हम हमेशा फोर्स में किसको ऐड कर सकते हैं, फोर्स को। हम हमेशा फोर्स में किसको ऐड कर सकते हैं, फोर्स को। मैं फोर्स में कभी भी डिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकता। बोलो क्लियर है। मैं फोर्स में हमेशा किसको ऐड कर सकता हूँ, फोर्स का, लेकिन फोर्स में डिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकता। बोलो क्लियर है। किस किस को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलो। किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक और बार ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। रूल नंबर 1 क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। हम उन फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिनकी डायमेंशन क्या होती है, अलग। हमको यदि ऐड करना है तो हम हमेशा फोर्स में किसको ऐड कर पाएंगे, फोर्स में को ही ऐड कर पाएंगे। फोर्स में ऐसा नहीं है मैं कभी भी बर्थों को ऐड कर दूं या फिर डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दूं। बोलो क्लियर है। तो यदि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो क्या उनका फाइनल जो रिजल्ट रहेगा डायमेंशन वाइज, क्या वो भी सेम रहेगा। श्रीपाद तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है फिर, श्रीपाद तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है। बोलो क्लियर। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, हम उन फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिनका डायमेंशन क्या होता है, डिफरेंट। बोलो क्लियर है। यदि हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो वो गलत है, और यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो मतलब उनका डायमेंशन क्या है, सेम। क्लियर। नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया। चलो रूल नंबर 2 लिखो सभी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are having equal or different dimension, which are having equal or different dimension, equal, the same or different dimension, or different dimensions।
बोलो क्लियर। हम उन फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। बोलो क्लियर है। जैसे एग्जांपल में यदि सी इजिकल टू लिखता हूँ ए इंटू बी, सी इजिकल टू क्या लिखा ए इंटू बी, तो डायमेंशन ऑफ ए is not equal to dimension of B is not equal to dimension of C। बोलो क्लियर। विच और व्हेन, ये विच आएगा, विच आर हैविंग इक्वल और डिफरेंट डायमेंशन, हाँ विच है। ठीक है। नोट करो एक बार सभी, बी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड those physical quantity which are having same or different dimension। बोलो क्लियर है। जैसे देख लो फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास और इज नॉट इक्वल टू क्या डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होता ही होता है। क्या तीनों की डायमेंशन अलग अलग होती है। बोलो। हाँ कभी कभी सेम भी हो सकता है। क्लियर है। बोलो। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डायमेंशनल एनालिसिस। नहीं, एक्सप्लेनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, तुम्हें बातें समझ में आ गई तो जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि तुम्हें समझ में आ गया है तो लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। चलो मैं आज का लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। या तो वो तुम सभी के नेट में प्रॉब्लम है या मेरे नेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें ना तो स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे इतना पता है मेरे नेट में प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता, तुम कुछ रीजन होंगे जहाँ पर नहीं आ रहा होगा इंटरनेट सही। दिख रही है सभी को स्क्रीन।
चल, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालो? डायमेंशनल एनालिसिस। और इसमें लिखना देयर आर वेरियस वेज, देयर आर वेरियस वेज in which dimension of a physical quantity can be used. Dimension of a physical quantity can be used। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हम डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से हैं, वो इसे नाम दिया गया एप्लीकेशन ऑफ, वो डिफरेंट मेथड कौन कौन से जो हम यूज कर पाते हैं, उन्हें नाम दिया गया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो, पहला था कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। डायमेंशनल एनालिसिस का पहला कौन सा है एप्लीकेशन? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। प्लीज इरेज प्रीवियस। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सेम लाइन अलग अलग लिख रहा हूँ। क्या चीज को इरेज करना है मुझे ये तो बताओ। बोलो, किस चीज को इरेज करना है? एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। मैं नए पेज पर हूँ, नए पेज पर हूँ मैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। दूसरा लिखो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा लिखो चेकिंग द करेक्टनेस, मेरे में नया पेज ओपन हो चुका है, तुम्हारे में पुराना कैसे दिखा रहा है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। वही तो बात आ रही है, किसी के, बहुत लोगों का नेट नहीं चल रहा है, तुम लोगों का, और इसीलिए मैं कह रहा था तुम लोगों में से बहुतों का नेट नहीं चल रहा है। चलो, सेकंड पॉइंट है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। पहला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। थर्ड पॉइंट है फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। फाइंडिंग द डायमेंशन
of a physical constant, physical constant. और फोर्थ पॉइंट है स्टेबलाइजिंग ए, स्टेबलाइजिंग ए relation between different physical quantity, different physical quantity. सभी नोट करो, यहाँ तक नोट करो सभी। सभी ये चारों पॉइंट नोट करो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के। थर्ड पॉइंट है फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। और फोर्थ पॉइंट है स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, stabilizing a relation between different physical quantities. क्लियर है? कर लिया सभी ने नोट? फिफ्थ है ही नहीं, चार ही है यहाँ पे। पहला कन्वर्जन ऑफ यूनिट, दूसरा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, थर्ड फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट, और फोर्थ स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? बोलो। कर लिया नोट? चलो पहले एप्लीकेशन पर बात करते हैं, और वो पहला एप्लीकेशन कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला एप्लीकेशन कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट हेडिंग डालो सभी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। बोलो क्लियर है? पहला एप्लीकेशन। चलो ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ये चारों एप्लीकेशन, तो मंडे को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं तुम्हारा ग्रुप बना दे रहा हूँ, सभी ज्वाइन हो जाना, ठीक है? चलो जितना पढ़ाया है उतना सभी को घर जाके पढ़ना है, जितना मैंने यहाँ पर पढ़ाया है सभी को घर जाके उतना पढ़ना ही पढ़ना है। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो।